गुड इवनिंग। हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें कुछ ही टॉपिक्स रह गए थे, जिनमें से एक टॉपिक आपने कहा था भारतीय प्रेस वाला रह गया। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें प्रेस का एक टॉपिक था। मैंने कहा था मैं लास्ट में करा दूंगी, तो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। बेटा, प्रेस का मतलब होता है, जैसे प्रेस से आप क्या समझते हैं? आपके दिमाग में आएगा कोई छापा खाना है और जहां चीजें निकल रही हैं, छप रही हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रेस बेसिकली विचारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम था। आज प्रेस उतनी कामयाब नहीं है, सोशल मीडिया है। कोई भी एक चीज आप देखेंगे, अपने फोन पे क्लिक करेंगे तुरंत से। आज अब जैसे किसी के मन में आया कि भाई कल क्या रहा, कल लास्ट डे था ना, 11 अगस्त को वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट खत्म हो गए। तो एक क्लिक बस आपको करना है कि मेडल टैली, तुरंत से निकल के सामने आएगा। आपको क्लिक, एक क्लिक पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई भी जानकारी लेना कितना मुश्किल काम था। कोई कौन बताएगा, किससे पूछें? अच्छा, टीचर से पूछें, टीचर भी इंसान है, उसका भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था। तो बड़ा मुश्किल होता था चीजों को पता लगाना। इसीलिए लोगों का सोचने का, समझने का दायरा सीमित था। जब चीजें पता ही नहीं है तो सोच समझ कैसे बढ़ेगी? किसी भी इंसान की समझ पता है कब बढ़ती है किसी चीज पर? जब वो उस चीज के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी बातें सुनता है। मान लीजिए मैं एक बात करती हूँ भाई, पिज्जा। तो आपके दिमाग में पिज्जा से बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि आपने पिज्जा के खाने के नुकसान भी सुने हुए हैं। फायदे तो टेस्ट टेस्ट के अलावा और क्या है, बाकी नुकसान बहुत है। तो आप चीजों को एनालाइज करना सीख गए। लेकिन उस जमाने में ना इस तरह की बातें ही नहीं थी। जैसे ज्यादा बारिश होने से बस इतनी समझ थी, ज्यादा बारिश होगी फसल खराब हो जाएगी। क्यों बारिश हुई, कम बारिश क्यों हुई, सूखे में हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटी आए तो हमें क्या करना है, ये सब बातें ज्यादा पता नहीं थी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने सोचा कि जनता तक अपनी बातें पहुंचाएं। आजादी की, देश प्रेम की, अपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेस से अपनी बातें पहुंचाई। अब एक एक को पर्सनल जाके तो क्या ही बताएं, तो उन लोगों ने प्रेस का इस्तेमाल किया। अब सोचो, एक गांव में जहाँ की आबादी लगभग 500-700 लोग है, एक आदमी कोई पढ़ा लिखा है, तो सब लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि भाई पढ़ा लिखा है। और वो मान लीजिए एक अखबार लेके बांच रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने को बांचना बोलते थे, या वो किसी किसी की चिट्ठी बांच देता था। तो उस वो जहां बैठता ना, लोग आसपास उसके बैठ जाते। फिर वो पढ़ पढ़ के बातें बताता। कुछ लोग गीता पढ़ लेते, कुछ रामायण महाभारत, तो बाकी सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। तो इस तरह से प्रेस की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती गई। इस प्रेस का इस्तेमाल हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं ने किया। जैसे लाल बाल पाल ने, भगत सिंह जैसे लड़कों ने, इन्होंने पर्चे छपवाए, अखबार निकलवाए, ताकि लोगों को अपनी बातें, अपने थॉट से अवगत करा सकें। भाई हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, हमारी मदद क्यों करनी चाहिए। तो प्रेस का योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आज अगर देखें तो प्रेस की उतनी इंपॉर्टेंस रही नहीं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने प्रेस को लगभग खत्म कर दिया। अब आपके आसपास देखिए, बहुत कम लोग रह गए हैं जो सुबह के अखबार का वेट करते हो। अब तो ज्यादातर बुजुर्ग भी, जिनकी उम्र 60 से 70 के बीच में है, वो सुबह उठ के फोन पे ही अपनी आरतियां सुन लेते हैं, फोन पे ही अपनी खबरें सुन लेते हैं। देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लाइफ कन्वीनियंट है। लेकिन अगर देखें तो प्रेस पता है क्या था, क्या फायदा था? किताबें, मैगजीन्स इंसान के दिमाग को एक जगह शांत रख के एनालाइज करने का टाइम देती थी। किसी इंसान ने पढ़ा तो उसके पास और कोई अट्रैक्शन नहीं था। उसको पढ़ के वो दिमाग में ना धीरे 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 चीजों को एनालाइज करता था। इसीलिए देखो, पुराने पढ़े लिखे लोग बहुत लंबे टाइम तक भी नॉलेज से भरे रहते थे। आज के एमए, डबल एमए और पुराने टाइम के 10वीं में आप देखेंगे, 10वीं वाले ज्यादा समझदार हैं। कारण, वो लोग सच में किताबों से पढ़ते थे। आज जो लोग ये सोचते हैं ना, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे, बेटा ये पढ़ाई जो है ना, आपके दिमाग इसको सोख नहीं पाता। ये सोख क्यों नहीं पाता? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में, आप फोन पे सोचते हैं पढ़ लेंगे, बड़ा मुश्किल होता है फोन पे इस तरीके से पढ़ना। या फिर पढ़ें तो फिर पूर्ण एकाग्रता, पूरा सारा ध्यान लगा के। तो प्रेस का काम जो था ना, वो लोगों के मन में थॉट प्रोसेस को क्रिएट करना था। चलो देखते हैं अब क्या बता रहे हैं। भारतीय प्रेस और अंग्रेज सरकार। 1799 किसकी डेथ हुई थी? इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देना, मेरा गला पकड़ लेगा। इस टाइम पे बेटा, ये हैदर अली का बेटा था ना, टीपू सुल्तान, ये लास्ट साल था 1799 में। टीपू सुल्तान का प्लान तरीके से मर्डर हो गया। वैसे तो युद्ध में हारा और मारा गया, लेकिन रियलिटी ये है कि अंग्रेजों का टारगेट था इसको मारना। 4 युद्ध लड़े थे। आंगल मैसूर युद्ध, दूसरे में पिताजी चले गए थे हैदर अली, चौथे में बेटा टीपू सुल्तान। उसी साल में लॉर्ड वेलेजली, तो वेलेजली ने ही के ही टाइम में तो मारा गया था टीपू सुल्तान। इसमें
प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा इसने क्या किया कि प्रेस पे कंट्रोल, कि जो चीज हमारे खिलाफ लिखती है वो कैसे लिखेंगे, कंट्रोल कर लिया। सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक जो एडिटर है, मुद्रक जो छापता है, और मालिक जिसने पैसा लगाया, इसका नाम अखबार पर छापना अनिवार्य, ताकि कोई भी गलत कुछ छापे तो उसके मालिक का हमें पता हो, कहाँ छपा है पता हो, और कौन उसका एडिटर है, भाई किसने सारा मटेरियल बनाया, इन सबका नाम पता हो। ये किसने जरूरी कर दिया? वेलेजली ने। अब देखो कैसे ये लोग इंडिया को कैप्चर कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे तो मकड़ी अपने जाल में फंसाती है ऐसे। तो 1799 में भारतीय प्रेस अधिनियम नाम से एक एक्ट बनाया, कानून बनाया, और कहा जितने अखबार तुम इंडियन छापते हो ये छापो, कहाँ से निकला वो अखबार, उसका मालिक कौन है, पैसा किसका है, और कौन उसका एडिटर है जिसने मटेरियल तैयार किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा 1818 में आगे जाके इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। तो हेस्टिंग्स ने ठीक किया, उसने कहा ठीक है, निकलने तो अखबार क्या जरूरत है। 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स कुछ टाइम के लिए आया था, अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक और मालिक का नाम फिर से अनिवार्य कर दिया। यानी बार बार ये जबरदस्ती की लिखो मालिक का नाम, किसने छापा है, किसका पैसा है, ताकि कुछ भी गलत खबर छपे तो तुरंत उसको पकड़ ले। आज भी तो ऐसा ही है। कई लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर देंगे, लेकिन आप देखो अगर पुलिस उसके पीछे पड़ जाए, साइबर क्राइम वाले, तो फिर नहीं बचता बेटा। वो जो गलती करेगा पुलिस तुरंत उठा लेगी उसको, किस साइट पे कहाँ से डाला, कौन इसका हेड है, किसका फोन था, सब कुछ तो पता लगा लेते हैं। आप और मैं नॉर्मल है, लेकिन पुलिस जो है ना, वो अगर साइबर क्राइम वाले किसी के पीछे पड़ जाए, तो बेटा वो किसी बिल में घुस के किसी भी फोन से कुछ भी कर रहा, उस तक पहुंच जाएगी पुलिस। इसलिए जितने सारे लोग गड़बड़ियां करते हैं पकड़े जाते हैं ना, ये इसी तरीके से इन्होंने भी वही किया। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरात उल अखबार, याद करो राजा राम मोहन राय उस टाइम पे प्रेस की बातें करते थे, और याद है आपको अरबी फारसी में इन्होंने लिखा, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पे इन्होंने काम किया, संवाद कौमुदी पे काम किया, इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज बनवाया, अपनी भाभी को लाइव इन्होंने देखा कि किस तरह से वो सती हुई, तो इन्होंने कहा सती प्रथा गलत है, ब्रह्म समाज बनाया। फिर इनको अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अंग्रेजों ने लंदन नहीं भेजा था, ब्रिटेन, वही। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरात उल अखबार प्रतिबंधित किया गया, कि भैया इस पे बैन करो इस अखबार को, क्योंकि ये भारत के लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। तो राजा राम मोहन राय के मिरात उल अखबार को बैन कर दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बेंटिक तो अच्छा आदमी था ना, सती प्रथा का अंत इसने करवाया था, अंग्रेजी शिक्षा का काम इसके टाइम पे हुआ था। इसने भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार रुख किया कि भैया ठीक है छपने दो, इसका मतलब बेंटिक अच्छा आदमी है। बेंटिक किसका भी साथी बनेगा? राजा राम मोहन राय का। पेंटिक के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष है चार्ल्स चार्ल्स मेटकॉफ, मेटकॉफ इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ये बहुत बढ़िया आदमी था। चार्ल्स मेटकॉफ, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, यानी इसने बहुत फ्रीडम दी समाचार पत्रों को। बेंटिक ने भी आजादी दी, और इसने भी। पहले वाले क्या कर रहे थे कि नहीं इस पे छापो मालिक का नाम, कौन एडिटर है, मुद्रक है, सबका नाम छापो। इन्होंने कहा ठीक है छोड़ो यार, हम भी तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छी खबरें दे रहे हैं तो देने दो, इनको भी हक है। तो मेटकॉफ कहलाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। बेंटिक ने भी उदारवाद का रुख अपनाया। मेटकॉफ ने 1923 के एक्ट को समाप्त कर 35 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम, लिबरेशन होता है बेटा लिबर्टी, आजादी, तो लिबरेशन ऑफ द किस चीज की आजादी? इंडियन प्रेस, इसके लिए एक्ट बनाया। किसने किया ये काम? मेटकॉफ, तभी तो मुक्तिदाता है। लागू करवाया, जिसके अंतर्गत मुद्रक, मुद्रक होते हैं एडिटर, और प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना, कि भाई कहाँ छपता है, मान लो बनारस, यहाँ बस इसका एड्रेस लिखो, ये मत लिखो तुम कहाँ हो, कहाँ रहते हो, तो क्या तुम्हारा नाम है, मत लिखो। सिर्फ ये भाई ये दिल्ली से निकला अखबार, ये वाराणसी से निकला, ये कानपुर से निकला, ये लखनऊ से निकला, बस इतना भर। तो मेटकॉफ एक अच्छा आदमी है, उसने हमारे ऊपर तो एहसान किया एक तरह से। ठीक है। तो ये 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 57 पुनः लागू कर दिया। लाइसेंसिंग क्या था बेटा? कि भैया बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के, परमिशन से लाइसेंस बनेगा, उसके बिना कोई भी बड़ा काम नहीं करना। इसमें हथियार रखना भी आ गया, प्रेस भी आ गई। 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र पत्र पर, अखबार पर और बुक पर मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम, मुद्रण स्थल का नाम देना अनिवार्य था। अभी भी आप देखो किसी भी किताब को खोलो, उस पर लिखा होता है फला पब्लिशर्स, और उसका नाम, फोन नंबर सब दिया होता है ना। तो ये उस टाइम पर भी था पंजीकरण अधिनियम। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए, उनको रोकने के लिए बनाए गए एक्ट में 78 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था बेटा? जो हमारे डायलेक्ट थी ना, बोली, इसमें जो अखबार निकलते थे, इसको एक तरह से खत्म करवाओ, क्योंकि बोली को ज्यादा लोग समझते थे, अंग्रेजी को कम। अंग्रेजी का अखबार कम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी लोकल बोली है, जैसे बंगाली का अखबार ज्यादा पढ़ा जाएगा, मराठी का अखबार ज्यादा पढ़ा जाएगा, उर्दू का अखबार ज्यादा पढ़ा जाएगा। तो इसलिए कहा कि वर्नाक्युलर प्रेस
एक्ट आया कि भैया रोको इनको, डायलेक्ट वर्नाक्यूलर होती है लोकल भाषा, तो इसके ऊपर एक्ट आ गया। एक आदमी लेकर आया, एक आदमी हटाएगा। लाने वाला घटिया आदमी था, हमारे लिए नुकसान किया, हटाने वाला अच्छा। इस कानून द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को पावर मिल गई कि वो किसी भी भारतीय भाषा, हमारी लोकल लैंग्वेज के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेंगे जो सरकार विरोधी हो। इसका मतलब सरकार की बड़ाई करोगे तो छाप लो अखबार, और अगर लिख दिया ना सरकार गलत है या सरकार गलत कर रही है तो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे। एक तरह से सीधा कहना था, हमारी बड़ाई करोगे तो चलोगे, नहीं तो तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर लोकल भाषा डायलेक्ट। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालय, मुद्रणालय क्या होते हैं, जहां छपती हैं, एक तरह से छापा खाना कह लो, कि जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। और जो कहेगा हम नहीं मानते तो बंद करो इनका ये सारा तामझाम, कोई नहीं चलाएगा, यहाँ ताले लगा गए, तोड़ फोड़ कर गए, तो क्या करे आदमी। वायसराय कर्जन, कर्जन तो वही था ना जिसने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है यहाँ रह के कि ये अंतिम भारत में ये मरने में इसकी मदद करूं, किसके, कांग्रेस के, वही कर्जन। इसी ने ये अपना फूट पड़वाई थी, बंग भंग। 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया, कर्जन के बाद की बात है ये, 1908 में, जिसके द्वारा बैग किसने तैयार किया, बाद में जाके हुआ था। उन मुद्रणालयों और उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था थी जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से हिंसा अथवा हत्या को बढ़ावा मिलता था। किसकी हिंसा, अंग्रेजों की। अखबार लिखते थे ना, गदर में तो यही लिखते थे कि कैसे इनका मर्डर करना है, प्लानिंग्स थी, कैसे जो है ट्रेनिंग लेनी है। तो इन्होंने कहा कोई भी ऐसा अखबार जिसमें हिंसा की बात हुई ना, उसको हम जब्त कर लेंगे, उसके सारे मुद्रणालय को जहां वो बनता है उसको, संपत्ति को जब्त कर लेंगे। संपत्ति का मतलब बेटा मशीनें हैं। अब उस जमाने में कहाँ पैसे रखे थे घरों में, तो सोचो जमा पूंजी कहीं इकट्ठी कर करके तब एक मशीन लाते होंगे छापे खाने की, और उसको पुलिस जब्त कर लेगी। क्यों, क्योंकि सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, क्रांतिकारी है। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा प्रकाशक से कम 500 रुपए और अधिक से अधिक 2000 रुपए पंजीकरण जमानत लेने का अधिकार स्थानीय सरकारों को दिया गया। तुम सोचो 1910 में 500 रुपए कितनी बड़ी बात थी बेटा, 500 रुपए और 2000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी ये, कि भैया ये पंजीकरण जमानत, कि कल को कोई भी गड़बड़ हो तो तुम्हारी जो है ना जमानत राशि हम जब्त कर लेंगे। ये उस जमाने में 2000 रुपए आज के 2 करोड़ के बराबर थे बेटा, उससे भी ज्यादा। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से सर तेज बहादुर सप्रू पढ़े लिखे एडवोकेट थे, इनकी अध्यक्षता में 21 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई। तो जब गांधी का वो था ना आंदोलन, असहयोग आंदोलन पीक पे था, उस टाइम प्रेस के ऊपर भी काम कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 10 के अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया। तो क्या किया गया कि जो अधिनियम थे 1908 और 10 के, प्रेस को लेके उनको कहा छोड़ दो यार, लिखने दो इनको। वैसे पार्लियामेंट सुधार आ गए थे। 1931 में, गांधी का टाइम था, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा 1910 के प्रेस संबंधी नियम पुनः लागू कर दिए। तो कभी ये नियमों को लगाते रहे, हटाते रहे, लगाते रहे, हटाते रहे, ज्यादा परेशान मत होना, बस 2-4 बातें याद रखना। एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट है, और टाइम टाइम पर जैसे राजा राममोहन रॉय ने काम किया तो उनके पर मिरातुल अखबार को बंद करवा दिया। तो इस तरीके से कभी परेशान करते थे हमारी अखबारों को। 1932 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, अब देखो क्रिमिनल, जैसे पता नहीं क्या क्राइम कर दिया, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ। 31 के एक्ट का ही विस्तारित रूप था। इसमें क्या किया कि इनके प्रेस पे कंट्रोल रखो। 47 में आजादी के टाइम पर प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना, समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करके सुझाव पेश करने के लिए, यानी प्रेस इंक्वायरी कमेटी बनी, जिससे पूछा गया कि भाई प्रेस को क्या क्या आजादी चाहिए, प्रेस किस तरीके से बढ़िया। तुम जानते हो ना, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। 3 स्तंभ क्या क्या है हमारे, एक तो हमारी कार्यपालिका, एक हमारी विधानपालिका, एक हमारी न्यायपालिका, तीनों जो कहलाते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और चौथा स्तंभ पत्रकारिता। पर बड़े दुख और शर्म की बात है, आज तो पत्रकार रहे ही नहीं बेटा, सब बिक गया। सारा खेल पैसे का है। अब जब इलेक्शन आते हैं तो आप इलेक्शन टाइम पे देखा करो, जिसके जेब में पैसा है उसकी ही तूती बोलती है। हेलीकॉप्टर में पत्रकार जाने लग गए। एक टाइम था जब पत्रकार साहब साइकिल पे अपना झोला लेके चला करते थे, सच्ची खबरें लिखते थे। आज हालत ये है कि अभी आपको याद हो 2024 के इलेक्शन में, आज तक में तो अंजना ओम कश्यप मैडम जो है वो हेलीकॉप्टर में जगह जगह जाती थी। अच्छा, जो सरकार की बुराई करता उसके पास से माइक हटा लेते थे, और उसको लाइव भी नहीं करते थे, बाद में एडिट करके निकाल के सारी बातें, और सिर्फ वो दिखाते थे जो उनको दिखाना था। तो ये तो सबसे बड़े चैनल की बात कर रही हूँ, सबका यही हाल है। चलो, तो ये हो गया। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड एडम कैनिंग लिटन, इनको भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी, लिटन ने ही तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया था कि कोई लोकल अखबार नहीं छपेगा। जबकि कुछ अच्छे लोग, लॉर्ड हेस्टिंग्स अच्छा आदमी था, बेंटिक हमारे लिए, मेटकॉफ को तो मुक्तिदाता कहते हैं,
इसने भी बहुत लिबर्टी दी। मैकॉले जिसने अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं, और रिपन जिसने कहा लोकल लैंग्वेज को छपने दो, अखबार क्यों बंद कर रहे हो, इनकी लैंग्वेज है, ये पढ़ लेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है। ये सब अच्छे आदमी हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक। ठीक है, बाकी तो बेटा मैंने पढ़ा ही रखा है इसमें से। चलो, ये प्रेस का टॉपिक आपका देखो, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, राष्ट्रीय कांग्रेस। ये प्रेस का टॉपिक जो रह गया था आप कह रहे थे, वो मैंने इसमें से पढ़ा दिया। इसके साथ साथ मैंने जब आपको पढ़ाया ना, तो कुछ चीजें, तो ये गदर, सैन फ्रांसिस्को, ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा इसमें से ये और करा देती हूँ। ये वाला टॉपिक और पढ़ा देती हूँ, इसी का है ये, आपको पेपर में भी मिल सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। योगदान तो है ही, थॉट प्रोसेस तो हमेशा अखबार से बनता है ना। आजकल तो खैर वीडियोस से लोगों का, अब जो हालत अब है, 99% लोग रील्स और ये सब देखते रहते हैं, उससे क्या है,